जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बात एक्सेप्ट कर ली है कि बीएलए के आगे पाकिस्तानी सेना कमजोर और अपाहिज है। ना तो हथियार और न ही स्ट्रैटेजी में वो बीएलए के आगे कहीं टिकते हैं, दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह कबूलनामा बलूच विद्रोहियों द्वारा अस्थिर प्रांत के कई शहरों में एक साथ किए गए हमलों के कुछ दिनों बाद आया है। इसमें कम से कम 80 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियां बर्बाद हो गईं। ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा, भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% से ज्यादा है। इसमें 35 किलोमीटर पर एक आदमी रहता है। इसे नियंत्रित करना किसी बड़ी आबादी वाले दूसरे शहर की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमारे सैनिक वहां तैनात हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े इलाके की सुरक्षा और गश्त करने में शारीरिक रूप से फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ये नैरेटिव पाकिस्तान का था। अब जरा भारत का नजरिया और रुख भी समझ लीजिए। पीएम ने अपने एड्रेस में इन बातों का जिक्र कई बार किया था, जो अब मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। पाक के आंतरिक मसलों पर वैश्विक चर्चा होनी जरूरी है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, यह बात वो कह रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर नैरेटिव पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस पर बयानबाजियां होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को बहुत सराहा गया, इस पर चर्चा हुई। बात यहां पे फंस गई आके कि अगर पीओके पर मसले पर बात हो रही है तो बलूचिस्तान के मसले पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने संसद में क्या कुछ कहा है यह आपको हम सुनवाएंगे। जी हां, ख्वाजा आसिफ ने जो बातें बोली हैं वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम बीएलए से लड़ाई नहीं कर सकते। उनके हथियार हमसे कमजोर हैं, उनके हथियार, उनकी सहायतें हमसे बहुत ज्यादा हैं। उनके पास पैसा है, जखीरा है हथियारों का, और पाकिस्तान सेना कंगाल और कमजोर है उनके आगे। देश का सवाल भी बहुत जरूरी हो जाता है। जी हां, देश का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त पहला सवाल, देश के सवाल का जो पहला सवाल है, क्या बलूचिस्तान पाक के हाथों से अब निकलने जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या पाक सेना बीएलए से नहीं लड़ पा रही है? जी हां, और आज का सवाल नंबर 3, बलूच गया तो चीन और अमेरिका आखिरकार क्या करेंगे? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहा है? सवाल नंबर 5, जिससे मैं पैनल पर चर्चा जरूर करूंगा, बलूचिस्तान के नैरेटिव पर भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। ये वो 5 सवाल हैं देश का सवाल में जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे ग्राफिक्स लेकर आया हूं, बहुत सारी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं, और उन डिटेलों के जरिए आपको बताने और समझाने की जरूरत है कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। जी हां, बलूचिस्तान पर एनएसए क्या कहते हैं, अजीत डोभाल की मैं बात करने जा रहा हूं। उन्होंने भी चेतावनी जारी की इस मसले पर, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जी हां, भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएगी तो आप बलूचिस्तान खो देंगे, यह बात उन्होंने पाकिस्तान को धमकाते हुए कही है। चेतावनी नंबर 2, 26/11 जैसी घटना दोहराई तो आप बलूचिस्तान खो देंगे, यह बात भी वो लगातार कह रहे हैं। जी हां, इसके अलावा वो कह रहे हैं, तीसरा जो बयान आपके सामने मैं रखे रहा हूं, पाकिस्तान की चेतावनी की बात कर रहा हूं, डोभाल साहब वाले ग्राफिक्स चलाने हैं। पाकिस्तान की कमजोरियां भारत की तुलना में कहीं ज्यादा हो गई हैं, यह बात भी उन्होंने कही है। और चौथी चेतावनी जो डोभाल ने जारी की है कि भारत ने आक्रामक सुरक्षा की ओर रुख किया तो उनके लिए सब कुछ असंभव हो जाएगा, यानी वहां पर जो दिक्कतें हैं उसका अब जो लेना देना है वो भारत के लिहाज से बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजीत डोभाल ने जो चेतावनी नंबर 5 जारी की है, आप एक मुंबई कर सकते हैं लेकिन आप बलूचिस्तान खो देंगे, ये बात वो कह रहे हैं। चेतावनी नंबर 6 जो जारी की है डोभाल साहब ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं देश के, न तो परमाणु युद्ध की जरूरत होगी, ना ही सैनिकों को सीधे तैनात करना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं चेतावनी नंबर 7, अगर वो चाले जानते हैं तो हम भी चाले जानते हैं, ये बात अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं। यानी ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल बलूचिस्तान को लेकर किस तरह का नैरेटिव रखते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं। अगले ग्राफिक्स की तरफ जा रहे हैं, अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। पीएम क्या इस गलती को सुधार सकते हैं? क्यों बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, यह भी आपके लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं पीएम सुधार सकते हैं क्या गलती, नेहरू से जो गलती हुई उस पर आखिर क्या कुछ चर्चा होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, भारत को मिला था इसे खरीदने का मौका लेकिन भारत नहीं खरीद पाया। इसके अलावा फैक्ट नंबर 3 जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, 1950 में नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, ग्वादर खरीदने का मौका हमारे पास था। सीपैक ने ग्वादर की अहमियत को बढ़ाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से ग्वादर की अहमियत बहुत बढ़ गई, बलूचिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई। ओमान ने इसे खरीदने का मौका और ऑफर दिया था लेकिन प्रधानमंत्री जो नेहरू थे उन्होंने इसे खरीदने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसकी खरीदारी की और आज पाकिस्तान उस पर काबिज है। पाकिस्तान का आरोप क्या है बलूचिस्तान को लेकर और भारत क्या जवाब दे रहा है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है।
पाक कहता है बलूचिस्तान में हो रही हिंसा के लिए भारत जिम्मेदार है, लेकिन भारत कहता है इस तरह के आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति फितरत है। आरोप नंबर 2 जो पाकिस्तान ने लगाया, हमलों के पीछे भारत का हाथ है, और भारत ने जवाब क्या दिया इसका? खुद की आंतरिक नाकामियों को ध्यान से भटकाने की कोशिश है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का आरोप नंबर 3 जो बलूचिस्तान लेकर भारत पर वो लगाता है, भारत ने आतंकवादियों के साथ मिलकर हमलों की योजना बनाई है, और भारत ने इसका जवाब दिया कि हिंसा के बाद बेबुनियाद दावे दोहराए जाते हैं, यानी पाकिस्तान जानबूझकर इस तरह के नैरेटिव को बताने और जताने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का आरोप नंबर 4 आतंकवाद के पीछे मुख्य जो देश भारत है, भारत ने इसका जवाब दिया लंबे समय से चली आ रही मांगों पर पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए और तभी बलूचिस्तान का मसला हल होगा, लेकिन वो सुनने कौन तैयार है। आरोप नंबर 5 है भारत आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देता है, और जबकि भारत इसका जवाब क्या दे रहा है? भारत कहता है दमन, क्रूरता, मानवाधिकारों के उल्लंघन वाला जो इतिहास है उसको सब जानते हैं, सब समझते हैं। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके जरिए बलूचिस्तान के नैरेटिव को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि आखिर बीएलए क्या चाहता है, यानी जो बलूच लिबरेशन आर्मी वो क्या चाहती है, क्यों ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यह भी समझने और जानने की जरूरत आपके लिए। बीएलए बलूचिस्तान का मानना है कि भारत पाक बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाक में शामिल किया गया, यह बात बीएलए कह रहा है। मांग नंबर 2 क्या है बीएलए की, वो भी आपको बता देते हैं। बलूचिस्तान खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहता है। जो लिबरेशन आर्मी, जो बलूच आर्मी है, वो क्यों लड़ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। जी हां, बीएलए की मांग नंबर 3 क्या है, जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने शो के दौरान भी, और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए पाक की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चल रहा है, क्योंकि लिबरेशन आर्मी को एक अलग बलूचिस्तान मुल्क की जरूरत थी जो पाकिस्तान ने नहीं दिया, पाकिस्तान ने हड़प लिया। बीएलए की जो चौथी मांग क्या है, बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं और उनसे जरूर बात होनी चाहिए। बीएलए की डिमांड नंबर 5 क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है, इस पर भी हम शो के दौरान चर्चा करेंगे। जी हां, सबसे पुराने असरदार संगठनों में से एक बीएलए है, जिसे हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं। और बीएलए की जो छठवीं मांग है वो आपको हम बता दें, 2007 में पाक सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया था, यानी इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया था। और बीएलए के जो मांग नंबर 7 है वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर जो पहला हक है उनका है, पाकिस्तान इसे बेच रहा है चाइना के हाथों, अमेरिका के हाथों, और यही सबसे बड़ी जो दुखती रग है वो उनकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार बीएलए जो चाहती है वो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब ये बलूचिस्तान का नैरेटिव जो अभी तक भारत के लिहाज से हम समझा रहे थे, पाकिस्तान के लिहाज से समझा रहे थे, लेकिन उसमें भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। जी हाँ, स्वागत कीजिए ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। देश का सवाल में डॉक्टर अंशु जोशी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ अहमद मस्ती खान है, बलूच पत्रकार हैं, और उनसे भी लगातार हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ अहमद मस्किन खान है, बलूच पत्रकार है, विदेशी मामलों के जानकार है। अंशु जोशी, उनसे उनका तारुफ मैंने आपको करा दिया। जीवनराज पुरोहित जी हैं जो कि डिफेंस मामलों के जानकार हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और उज़्मा करदार हमारे साथ हैं, नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान में बीएलएज ने आतंक मचा रखा है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। वो चुन चुनकर पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं, और लगातार इस बात को लेकर अब ख्वाजा आसिफ ने भी खुलेआम अपनी संसद में, पाकिस्तानी संसद और आवाम के सामने कह दिया कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे बलूचिस्तान को, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे बीएलए को, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, आर्म्स में, एम्युनिशंस में, हर चीज में वो हमसे आगे हैं। सबसे पहले मैं अहमद मस्ती खान के पास जाऊंगा, बलूच पत्रकार हैं। अहमद साहब, जिस तरह का कबूलनामा पाकिस्तान ने संसद में दिया है, ये बात दिखाता है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल अब सरेंडर कर दिया है, ऐसा लग रहा है सर। जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया जी। यहाँ हमारे यहाँ जो आज़ादी की तहरीक चल रही है वो आज एक क्रिटिकल फेस में दाखिल हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ हतमनाज बलोच को जो 60 साल थी, मैं सलाम पेश करता हूँ नाको फजल बलोच को जो 70 साल के थे, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना बलूचिस्तान के लिए पेश किया। मैं सलाम पेश करता हूँ यास्मा बलोच को जो 28 साल की थी, मैं सलाम पेश करता हूँ हवा बलोच को, आसिफा मेंगल को, जो ये हमारी नौजवान महिलाएं थी हमारी कौमी आज़ादी की जंग के लिए, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे मर्द, हमारी औरत, हर कोई आज
इस बात पे आ गया है कि हमें पंजाबी जिहादी जल्लादी फौजियों को अपने वतन से बेदखल करना है। ये जो पाकिस्तान के जो फौजी हमें कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान का फौज टेररिस्ट है। हिंदुस्तान भारत माता के बच्चे हमारे बहन भाई वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है। हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है। पाकिस्तान के अपने अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फौज दहशतगर्द है, जिसने अपने वजीर आज़म कितने सारों को फांसी पे चढ़ाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को मारा, लियाकत अली खान को मारा, मुनव्वर हुसैन शहीद सुहरावर्दी को मारा, यहाँ तक कि जिन्ना साहब की बहन फातिमा जिन्ना को भी उन्होंने गला दबो के मारा फौज ने। तो ये जनरल जो आज पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक बना हुआ है, पंजाबी जिहादी मुसलमान, इसका बलूचिस्तान में कोई काम नहीं है। इसको हमारे मुल्क से निकलना चाहिए, इसी में भलाई है। इनको अच्छे हमसायगी का तौर तरीका अपनाना चाहिए। हम इनको क्या समझाएं कि ये जो आप खेल कर रहे हैं, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, आपको शिकस्त फाश होगी, क्योंकि बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। पंजाबियों ने और अंग्रेज के और अमेरिका के जो ये जो लोग जो इनके स्लेव्स हैं, इन्होंने ये डकफोसला पाकिस्तान का नाम रखा हुआ है। पंजाब की जो गुंडागर्दी है, उसकी टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, उसको तूल देने के लिए एक फ्रॉड नाम रखा हुआ है पाकिस्तान का। जी हाँ, और हम कामयाब होंगे। हमारी थोड़ी शिकायत है हिंदुस्तान के लीडरशिप के साथ कि इस मौके पर उनको भरपूर अंदाज में हमारे मसले को उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में हम मोदी जी को अपना बड़ा भाई समझते हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि दुनिया के लीडरों को बताएं कि ये जो हम बलूच हैं, जो हम हिंगलाज माता के गार्डियन हैं, हम उनसे इस नाते अपील करते हैं कि अपने हिंगलाज माता के गार्डियंस, जिनके खिलाफ ये पाकिस्तान की फौज अमेरिका के हथियार, चीन के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी दिफा करें, हमें सपोर्ट करें। हमारा उम्मीद हिंदुस्तान के अवाम के साथ है। हमें प्लीज़ वो ना करें जिस तरीके से कि पार्टीशन के वक्त कांग्रेस पार्टी ने हमसे आंखें बंद कर दी थी, और आज देखिए हमारा क्या हाल है। हमारा आज हिंदुस्तान की लीडरशिप से अपील है कि इसको अपना ही मसला समझे, क्योंकि ये पाकिस्तान की जल्लादी फौज हमारे ही दुश्मन नहीं बल्कि भारत के अवाम का भी दुश्मन है। आपका शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ रहें। सर, मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान जो वहाँ से भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है, उनके पास जाता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा रुकें। मैं चाहता हूँ पहला रिएक्शन मैं पाकिस्तान से लूँ, क्योंकि वहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर साहब हैं, उनका रुख कर रहा हूँ मैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? इरशाद साहब? जी, मुझे आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है इरशाद साहब, अभी बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह का कबूलनामा, जिस तरह का एक्सेप्टेंस पार्लियामेंट में आपके नेता ने, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, वैसा लग रहा है कि आप लोगों ने हथियार ही डाल दिए। क्या पाकिस्तानी सेना से ज्यादा ताकतवर बलूच ब्रिगेडियर्स वो लड़ाके हैं जिनके पास कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई प्लान नहीं है, उनके पास न ड्रोन है, न उनके पास इतना भारी भरकम इंटेल है काम करने के लिए? आपके पास पूरी की पूरी आर्मी है और आप कहते हैं कि हमारी आर्मी दुनिया में तमाम देशों के मुकाबले बहुत अव्वल है लड़ने में। आपके पास फाइटर जेट है, ड्रोन्स हैं, आपके पास सर्विलांस सिस्टम है। अब बीएलएस जैसे लड़ाकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कैसी आर्मी है भाई? मुट्ठी भर लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि बहुत शुक्रिया आपका जी। मैंने आपको भी सुना, ये आपके अहमद साहब भी बैठे थे अमेरिका से, जो ये जूस पी रहे हैं अभी। जी जी। ये अभी कह रहे थे मोदी इनका भाई है। मैं ये कहता हूं कि मोदी इनका भाई नहीं, तमाम दहशतगर्दों का बाप है। मोदी दहशतगर्दी करवाता है, वो भाई नहीं है किसी का, वो दहशतगर्दों का बाप है। पहली बात तो ये इनका बाप है। बताइए, जो पाकिस्तान दहशतगर्दी को राशन पानी खाना दे रहा है वो हमसे बात कर रहा है। क्या बात, क्या बात? मुझे बात करने दीजिए। इरशाद साहब बोलिए। दहशतगर्दों का बात कहा मैंने।
इरशाद साहब। दूसरी बात यह है कि अभी आप बात कर रहे थे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर पे। देखिए, पुरानी तकरीर आप दिखा रहे हैं, हमारी असेंबली में डिबेट होती है वो दिखा रहे हैं आप दिखाइए जो कल हमने दहशतगर्दों को मार गिराया, जिनको बुरे उनके अंजाम तक पहुंचाया, जब पाक किया बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से 200 दहशतगर्द के करीब 200 के करीब दहशतगर्दों को मारा और उनको जमीन पे लिटा के मारा। और जो बाकी बचे हैं, जो बाकी मानदा जो आपने भेजे हुए अपने असले के साथ, बारूद के साथ, अपने डॉलर्स के साथ, इंडियन करेंसी के साथ जो बैठे हुए हैं, इरशाद अहमद बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं आप। इरशाद अहमद, यू लुक सो फ्रस्ट्रेटेड। मुझे पूरा बोलने दें। इरशाद अहमद खान, अरे मैं आपको क्यों बोलने दूं जब इस तरह का गलत नैरेटिव आप इंडियन टेलीविजन पर भेज रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादी आप भेजते हैं, बलूचिस्तान के लोग पिछले 40 साल से लड़ रहे हैं सर, 40 साल से आपकी नाक में दम कर दिया है, उनके हक को आप खा गए, उनकी जमीन पर आपने कब्जा कर रखा है और आप कह रहे हैं कि भारत से उनको हथियार मिल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा के जाऊंगा और सबक सिखाऊंगा। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं इरशाद साहब, सपना देखिए, शाम को खाने के लिए घर में खाना है कि नहीं? इरशाद साहब, भोजन घर में शाम को मिल पाएगा कि नहीं ये देखिएगा, और पानी की बोतल घर में है कि नहीं। मैं जीवन राम जी के पास जा रहा हूँ। सर ब्रिगेडियर साहब, जीवन राज जी जरा जवाब दीजिए साहब को, लग रहा है तबियत नासाज है इनकी। इरशाद भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात बोली कि हमारे मोदी आपके दहशतगर्दों के बाप हैं, इनके बाप है और इनको मारेंगे। दहशतगर्दों के बाप है जो साथ बैठे हुए हैं, कि इधर नजर उठाने का खामियाजा जो आप भुगत रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या भुगतेंगे? इंसानियत के तौर पर अगर आप आते हैं, बातचीत करते हैं, तब तो बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप खुद दहशतगर्द हैं, अपनी असेंबली में दहशतगर्दी जमाते हैं, दुनिया पे दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, घर में खाने को दाना नहीं, अरे लंगोर तो ठीक से बांधना ठीक हो, तब उसके बाद में कहीं देश की बात करना। व्हेन यू टॉक ऑफ जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, जब देश की बात करते हैं ना, तो पहले आप ये समझें इरशाद साहब की देश होता क्या है। आपके देश के जो 5 सूबे हैं, इनको मिला के तो रख लो। आप मिला करके नहीं रखना चाहते, डंडे से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते, वो नहीं हो सकता। और दहशतगर्दी की एक उम्र होती है। हम हिंदुस्तान में आर्मी से मैं रहा हूं, मैंने आपके बहुत सारे दहशतगर्दों को उन 72 हुरों के पास पहुंचाया है। और मैं आपको टेलीविजन पे बोल रहा हूं, भारतीय टेलीविजन पे बोल रहा हूं कि इन दहशतगर्दी की वजह से और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट के जो इंटेंशंस हैं वो गलत है। वो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं है, देश को बनाने के हिसाब से नहीं है। आप रिवेंज के साथ काम करना चाहते हैं। जो देश रिवेंज के साथ काम करेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता, देश नहीं बन सकता। आपके इसीलिए ये 5-6 मंसूबे ही टूट के जा रहे हैं। आप देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में तकलीफ हो रही है, आपके टीटीपी अपने गदर। इरशाद साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर अंशु भी मेरे साथ है, जरा वो भी कुछ पूछना चाहती हैं। ब्रिगेडियर साहब, I'll come to you, please stay with me। अंशु जी, देखिए, इनका डिफेंस मिनिस्टर संसद में कहता है हम कमजोर अपाहिज हैं, हमारी हैसियत औकात नहीं है जाके बीएलएस से लड़ने की, उनकी बंदूकें हमसे अच्छी, उनके गियर हमसे अच्छे, उनके पास पैसा हमसे ज्यादा। और देखिए, इरशाद भाई को लग रहा है कि इनको अपने देश के नेताओं के बयान के बारे में नहीं पता है। डॉक्टर अंशु जोशी, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने अपने ही देश में अपने ही पत्रकारों को दिए गए एक इंटरव्यू में कबूला कि पाकिस्तान वर्षों से टेररिस्ट ग्रुप्स और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, ताकि वो वेस्टर्न नेशंस के लिए डर्टी वर्क कर सके। इसीलिए इसे डर्टी नेशन बोला जाता है। और भाई साहब, जिस प्रधानमंत्री को आप दहशतगर्द बोल रहे हैं, उसने ट्रंप को भी अपने घुटनों पर झुका दिया है। आप पहले अपने आप को देखिए, आपकी तरह हमारे प्रधानमंत्री और हमारा देश भीख का कटोरा लेकर के गल्फ के देशों के सामने, आईएमएफ के सामने, डब्ल्यूटीओ के सामने नहीं जाते हैं। हम देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम कभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं हुए। आप थे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। क्यों थे? लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान, ऐसे कितने सारे संगठन है, आईएस है, जिनको आप पनाह देते हैं। ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से नहीं पकड़ाया था, आपकी सरजमीन से पकड़ाया गया था। और कम से कम एक महिला पैनल पर बैठी है, आपको सिंदूर की कीमत नहीं पता होगी। पूरी दुनिया के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, बल्कि दूसरे भी लोग हैं, वो सिंदूर की कीमत को जानते हैं। आप अपने मुंह से इतनी शर्मनाक बात कर रहे हैं कि आपने हमारे आतंकवादी जो अटैक करवाया, बड़ा अच्छा काम करवाया आपने हमारे यहाँ पर करवा के। तो थोड़ी शर्म कीजिए।
और जिन बलोच लड़ाकों को आप दहशतगर्द बता रहे हैं, वो लड़ाके हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। और वो पाकिस्तान वर्षों से जो दहशतगर्दी का साथ दे रहा है, आतंकवाद का साथ दे रहा है, उसके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने उनके क्रिटिकल मिनरल्स किस चीज के लिए यूज किए? टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। और इस रीजन को, जो आपका क्रिटिकल मिनरल से सबसे रिच रीजन है, उसको आपने अनदेखा किया, पॉलिटिकली अनदेखा किया, सोशली अनदेखा किया, इकोनॉमिकली अनदेखा किया, चीन के हाथों गिरवी और रख दिया। यही कारण है कि आज बीएलए आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। और कम से कम बोलने से पहले शर्म किया कीजिए, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आपका नाम आपने किताब पढ़ ली हो तो मैं आपका सबक याद मशहूर है, पूरी दुनिया जानती है। देखिए, आप ये किताब आप लोगों ने लिखी हुई है, हिंदुस्तान वालों ने। अभी ब्रिगेडियर साहब भी वही पढ़ रहे थे, आपने भी आके वही राग अलापना शुरू कर दिया। एक पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई किताब रोज अपने चैनल पे आके आप पढ़ते हैं। कभी कभी सुनिए, आप देखे, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मैंने बड़े तामुल से आपको। पर मैं बोलूंगी, अगर आप मेरे देश को, मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो मैं 25 बार बीच में बोलूंगी। देखिए, आप तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दों की माए बहनें आप ही हैं कि उनके लिए इतना दर्द आपके पास है। हमारे यहाँ पर माओ बहनों की पूजा होती है। देखिए, हमारे औरतों को ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता है, हमारे यहाँ माए बहनें ही शक्ति है। देखिए, हम बुर्का पहनकर घर में नहीं रहती हैं। आप पाक चीज को नाली में डालते हैं, गाय का दूध और उसका मूत्र आप पीते हैं, वो लोग हैं आप? कौन से लोग हैं आप दुनिया में? क्या कर रहे हैं भाई? इनको चुप कर रहे हैं, पाक चीज है, जो पाक चीज है, चुप कर रहे हैं। जो पाक चीज है, इरशाद अहमद, इरशाद अहमद, आपको देख के लगता नहीं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं? इतनी गिरी हुई ओछी बातें आप कर रहे हैं, आपको नेता किसने बना दिया है? आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव बन गए? मुझे ये बताया, नहीं पीते? भूखा नंगा राष्ट्र भारत की बात करेगा? भूखा नंगा राष्ट्र, 2 वक्त का निवाला नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सड़कें नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं देश के बारे में? हमारे दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकॉनमी। अंशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अंशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अंशु जी, स्टे विथ मी, आई एम कमिंग टू यू। इरशाद मियां, सुनिए मेरी बात। इरशाद मियां, आपके देश के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात कबूल कर ली पार्लियामेंट में कि आपकी औकात और हैसियत नहीं है एक जो अनप्रोफेशनल लड़ाकों से लड़ने की। आप भारत से ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जेट बेच कर आपके यहां 2 वक्त तक खाना आ रहा है, आप भारत से तुलना कर रहे हैं। कश्मीर के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं, दुनिया भर के सामने जा जाके रोते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं हमारे सामने? कोई औकात है पाकिस्तान की भारत के सामने? अहमद साहब, आपने सुन लिया? इरशाद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं, शर्म नहीं आ रही है बात करने में इनको? अहमद साहब भाई, मुझे तो यकीन नहीं आता है और मुझे हैरत होती है, आप लोग इनको क्यों बुलाते हैं? अरे बुलाएंगे नहीं तो कैसे इनकी सच्चाई सामने आएगी? अहमद साहब, हर पक्ष को बुलाना जरूरी है, सबको बोलने देने का हक होना चाहिए। इनके झूठ को इतना टाइम ना देना अपने मीडिया पे भाई, क्यों देते हैं इनके झूठ को? कोई उनमें 2-4 हैं, यानी 100 में से 1-2 लोग अच्छे हैं, उनको प्लीज बुलाया करें। इस किस्म के फजूल आदमी को आके ये जो है मोदी साहब के लिए बदतमीजी कर रहे थे, आपके पूरे जो भारत के हिंदू अवाम के खिलाफ ये बकवास कर रहे थे। ये खुद जो है अरबों का मूत पीते हैं, अमरीकियों का मूत पीते हैं और दूसरों को ये इस किस्म के बात कह रहे थे। हम भारत के अवाम के लिए, अरे हमें गर्व है कि हम गौ माता का मूत्र पीते हैं, उनका दूध पीते हैं, हमें गर्व है, हम सनातनी है सर, हमें शर्म नहीं आती बोलने पे। गाय के पेशाब का लोग पेटेंट कराने में लगे हुए पूरी दुनिया में। आपको पता है ना, अमेरिका यूरोप पेटेंट कराने में लगा हुआ है कि पेटेंट हो जाए तो बेचकर, दवाई बेचकर पैसा कमा ले वो लोग। देखिए, हम भारत के लोगों का इंतहाई एहतराम करते हैं। आपकी जमीन सेजेस, आपकी जमीन जो है फलसफियों की जमीन, आपकी जमीन जो है अमन के जो पैगंबर हैं उनकी जमीन है। ये पता नहीं कहाँ के वैशी जानवर, ये किस किस्म के ये पंजाबी मुसलमान हैं जिनको के अपने पंजाबी सिखों से नफरत है, अपने ही पंजाबी जो हिंदू हैं उनसे ये नफरत करते हैं। इनको क्या हक है कि ये हमारे इलाके में घुसें? इनसे हमारी इल्तिजा है, खुदारा ये नहीं होगा। आपने जो बरतानिया एक फौज खड़ी करके गया है यहाँ, देखें ये बरतानिया का बहुत पुराना प्लान था कि वो इस किस्म की एक फौज बनाए जो उनकी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे, गोरों की। ये आज भी अमेरिका की इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की फौज है
ये पेट्रियाटिक भी नहीं है। आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर जो है वहाँ का स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है, उसने वहाँ के जो असल में जो इलेक्शन जीता हुआ इमरान खान, हमें कोई इमरान खान से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, उनके भी, वो भी पंजाबी मुसलमान है, वो भी इसी तरीके का थोड़ा है कि भाई हिंदुस्तान से नफरत और ये सारा मामला। लेकिन देखिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बार बार हिंदुस्तान के लीडरशिप से अपील करता हूं, और खुसूसन अपने बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी साहब से, कि वो प्लीज तारीख के इस मौके पर इसको ना गवाएं। प्लीज डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। देखें, फ्री बलूचिस्तान हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। आप ये ना समझें कि भाई पाकिस्तान एक है तो एक रहेगा। देखिए, आपने आज तक हिंदुस्तान की लीडरशिप की ये गलती रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा, और यही पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को तोड़ने के बारे में, जिहाद के बारे में हमातन मशगूल रहता है 24 आवर्स। इनके ना सिर्फ जिहादी लोग बल्कि इनके लिबरल, इनके जो दूसरे लोग, सारे के सारे पंजाबी जो हैं हिंदुस्तान के से नफरत में ये लोग मुब्तला हैं। आप लोग मेहरबानी करके ये जो गुडविल आपके लिए 6 करोड़ बलोचों के दिल में है, इनको लूज ना करें। इसके लिए भरपूर तौर पर मेरी आपके फॉरेन मिनिस्टर से सबसे अपील है, प्लीज इस मौके को जाया ना करें। हमें ये इल्जाम लगाते हैं कि हमें हिंदुस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? हमें कोई सपोर्ट, एक टके का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और हम अपने ही तौर पर ये सारा कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कभी भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कभी ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे लगाते हैं, कभी ये कतर पे लगाते हैं, कभी ये अफगान। ये हमारा होम ग्रोन मूवमेंट है। ये हमारे सबसे बड़े एक गोरिल्ला लीडर हैं, आप उनको देख रहे, मोटरसाइकिल पे सवार हैं। अगर हिंदुस्तान की तरफ से हमें सपोर्ट मिलती तो ये शायद कोई जहाज में सफर कर रहे होते। ये कौन सी बात कर रहे हैं? हमें तो गिला ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमें वो 93,000 बंदूकें दे दे जो ये लोग, ये जो पंजाबी जिहादी बांग्लादेश में छोड़ के आए थे। इनमें इतनी भी वो नहीं है कि ये जो बांग्लादेश के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उसको ये गद्दार कहते हैं। ये किस दुनिया में रहती है? ये सारे हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं, उस मसले पे बात करिए। कहां चले गए गाय भैंस भेड़ बकरी पर? बहुत सारे गधे पाकिस्तान में हो रहे हैं वहां, और उनको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, हमने सुना है। मसले पर बात करते हैं, आइए। मैं मसले पे बात करता हूँ। देखिए, आपने गधों का नाम लिया। देखें, गधों की खाल हम चाइना को देते हैं और गोश्त आपकी तरफ भेजते हैं। पहले तो ये है, देखिए, जो सवाल जवाब बात करेंगे नहीं, हमारे यहाँ गधे नहीं खाए जाते। गधे हम पाकिस्तान के लोगों को खाता हुआ देखते हैं। हम गधा ना गधे हैं ना गधा खाते हैं सर। सुनिए, बलूचिस्तान पे बात करिए, बलूचिस्तान पे। इरशाद अहमद, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे नापाक चीज सूअर है, वो भी खाते हैं आप गधे की क्या बात कर रहे हैं? अभी आइए। इरशाद, बदतमीजी मत करो। इरशाद अहमद खान, बदतमीजी मत करो। महिला बैठी हुई है पैनल पे, तमीज से बात करो। मैंने कोई क्यों दिखा रहे हो किस तरह के गिरे हुए लोग हो तुम लोग? तमीज से बात करो। महिला बैठी हुई है पैनल में, बलूचिस्तान पे बात करो। पैनल पे महिला बैठी हुई है। अगर यही सलाहियत है, यही अगर आप लोगों का एटिकेट मैनर है, तो क्या ही आप लोग बात करेंगे दुनिया में जाके? पैनल पे महिला बैठी हुई है और आपकी जबान देखिए। अपनी बहन बेटियों के सामने ऐसे ही बात करते हैं आप लोग पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि आप अपनी बहन बेटियों के सामने आप लोग ऐसे ही बात करते हैं पाकिस्तान में। सवाल का जवाब दीजिए बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान को लेकर जवाब दीजिए। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपकी सेना नाकाबिल है उनसे लड़ने के लिए। इस पर जवाब दीजिए, ये बताइए, इस पर जवाब दीजिए। मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। आप भी डिक्टेट करने की कोशिश यहाँ किसी को नहीं करिएगा। यहाँ सारे बुद्धिजीवी हैं पैनल में। यहाँ पैनल में सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के बारे में बात करिए। बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपकी सेना नहीं लड़ पा रही उनसे, वो मसला है, उस पर जवाब दीजिए। डिफेंस मिनिस्टर के बयान पे आप क्या कहेंगे? डिफेंस मिनिस्टर, मेरा ख्याल है कि एक ही सवाल को 10वीं दफा आप दोहरा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ये कहा कि मेरे डिफेंस मिनिस्टर की जो बात कर रहे हैं, जो पुरानी तकरीर आप दिखा रहे हैं, कल जो हमने उनके साथ किया, दहशतगर्दों के साथ, आपके लोगों के साथ, जो असला बरदार आपने भेजे हुए हैं बलूचिस्तान में, उनके साथ जो किया, उसके बाद हमें तकरीर करने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया ने देखा, सड़कों पे पड़ी हुई लाशें देखी, लोगों की मिन्नतें करते हुए देखा, मेरे फौजियों के बूट चाटते हुए उन दहशतगर्दों को दिखाया गया
कि हमें माफ कर दो, हमारा जो दहशतगर्द है एक अमेरिका में बैठा है अहमद के नाम से, और बाकी जो है मर गए हैं, कुछ गारों में छुपे हुए हैं, उनको निकाल के बिलों से ना मारा तो हमारे सैयद हाफिज मुनीर का नाम इंशाल्लाह बुलंद होगा, मजीद बुलंद होगा मेरे आर्मी चीफ का नाम। आप ये याद रखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी का खात्मा। अरे सुनिए, आप उसी मुनीर की बात कर, जो नकली मेडल लगा के चिपका के चलता है, उसी मुनीर की बात कर रहे हैं। और कायदे आजम को जानते हैं, जिन्ना साहब को, वो बीफ भी खाया करते थे और पोर्क भी खाया करते थे, पता है कि नहीं आपको? ज्यादा आपके कायदे आजम जानकारी है कि नहीं? हिस्ट्री थोड़ा पढ़िएगा। अगर आपने शो इसी तरह करना है तो मेरा आपको पता ही नहीं है कि कायदे आजम साहब पोर्क के बड़े शौकीन थे, बीफ खाते थे, पोर्क खाते थे, और कभी कभी तो उन्होंने जो बलूचिस्तान के साथ जिन्ना साहब ने किया ना, उसी का बदला बीएलए ले रहा है इरशाद आपसे। जो जिन्ना साहब ने धोखा दिया, प्रतिनिधि बन के वहां पे गए और बलूचियों को धोखा दिया, बेच दिया आपने पाकिस्तान के हाथों बलूचिस्तान को, और उसी का वो बदला आपसे ले रहे हैं, उसी का बदला ले रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं इरशाद कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात कही, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या पाकिस्तानी आर्मी कमजोर है? क्या पाकिस्तानी आर्मी अपाहिज है? या आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कही? मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आप उससे इत्तेफाक रखते हैं ख्वाजा आसिफ ने जो कहा? शोर बंद करें, मैं सुनाता हूं आपको असल हकीकत सुनाता हूं। देखिए, जो मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हाँ, आपने उसे गौर से नहीं सुना। हाँ, उसे गौर से सुनिए कि उन्होंने कहा कि इनके पास 50-50 लाख की गन है, वो कहां से आई? मैंने सुबह भी एक प्रोग्राम में आपके हिंदुस्तान के कहा था, वो गने कौन प्रोवाइड कर रहा है उनको? ये जो डॉलर आ रहे हैं, जो इंडियन करेंसी वहां से बरामद हो रही है, जो कुछ वहां से बरामद हो रहा है गारों के अंदर से, वो कौन दे रहा है? क्या हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं है इस दगाबाजी में? जब आप हमसे फेस टू फेस नहीं लड़ सके, आपकी आदत है बगल में छुरी मुंह में राम राम। आप दहशतगर्दाना सोच के मालिक है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सोच बदलिए ताकि खित्ता बदले। आप जब हमसे लड़ नहीं सके दू बदू, आपने ये बेशर्मी वाला काम शुरू किया, आपने दहशतगर्दी कराना शुरू कर दी, कभी काबुल के थ्रू, कभी मकबूजा कश्मीर के थ्रू, कभी ईरान के थ्रू, कभी कहीं से आप आते हैं। ब्रिगेडियर साहब देखें, आपने कभी, अच्छा ठीक है, इरशाद अहमद, if you allow me, please allow me to play bite. Please allow me, Irshad sahab, please allow me. Let's listen to your defense minister Khwaja Asif, what he's saying and what he's said in parliament. Let's hear it. एक बार चलाइए पीसीआर, देव भाई थोड़ा चलाइए। उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दी है। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। तो चलिए, आपने ख्वाजा आसिफ को सुन लिया, डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या मैंने गलत समझा कि उन्होंने ये कहा कि हम बीएलए से लड़ने के काबिल नहीं क्योंकि हमारे हथियार उनसे कमतर हैं, उनकी तैयारियां हम उनसे मुकाबले हमारी तैयारियां कमतर हैं, उनके जो गियर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं, यही कहना चाह रहे थे ना वो? कि मैं गलत समझाऊं कुछ? देखिए, जो कहना चाह, जो मैंने कहा वही कहा उन्होंने कि उनके पास जब डिफेंस मिनिस्टर बात करता है। इरशाद साहब, मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ा ब्रिगेडियर साहब से रिएक्शन ले लूं। आई विल कम टू यू प्लीज। हमने इरशाद साहब को सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार हमने सुन लिए। और जब दो देशों की बात होती है, आपके देश में बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब हैं, उस हालात के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व से बात कर रहे हैं असेंबली के जरिए कि हमारी हालात ये है और हम इस तरह से उस हालात से निपटेंगे। ये डेमोक्रेटिक तरतीब है। और अगर आपके ख्वाजा साहब ने बोला है
तो वो दो लेवल पे बात करना चाहिए। पहला तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि भाई मेरे देश के जो डिफेंस के प्लान हैं, हम एकजुट होकर रहना चाहते हैं, हम अच्छी तरह से सुरक्षित रहना चाहते हैं, उसके ऊपर मुझे कुछ नजर नहीं आया। और जब सुरक्षा की बात करते हैं तो सारे इंक्लूसिविटी शामिल होती है, सारे देशवासियों की, सारे स्टेट्स की, वो नजर नहीं आई। दूसरी बात जो उन्होंने इक्विपमेंट की बात की, राइफल की कॉस्ट की बात की, ये महज ये दर्शाता है कि अपनी स्टेट, अपनी पाकिस्तान फोर्सेस की फाइनेंशियल और इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है, विजा विज बलूचिस्तान के अंदर जो फाइटर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, ये दो बहुत क्लियरली नजर आता है। और अगर डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि मेरे पास वो हथियार नहीं है जिससे मैं बलूचीज से लड़ सकूं, और वो कहता है बलूचीज की जो संख्या अहमद खान साहब ने बताया कि 6 करोड़ लोग वहां पर हैं, 40% से ज्यादा की ज्योग्राफी पाकिस्तान की बलूचिस्तान के अंदर है, और इतने इलाके को एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना है, अपनी देश के अंदर रखना है, तो डंडे से या फोर्स के बल से नहीं हो सकता। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आई कम डॉक्टर अंशु, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बस 1 मिनट देगा। अब अहमद साहब ये कह रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं लड़ने के लिए, हम आपको हथियार दे रहे हैं, और वो ये बार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पर आप लोगों का अवैध कब्जा है, आपकी मांगे गलत हैं, जो BLS फाइट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, वो रेबल्स हैं, उनको आज़ादी का हक नहीं है। ये बातें कह रहे हैं, इरशाद साहब भी कह रहे हैं और पूरा पाकिस्तान कह रहा है, आपका नहीं है बलूचिस्तान। मैं अमेरिका में बैठा हूं और मैं बलूचियों की एक आवाज हूं। वो कह तो रहे हैं कि अमेरिका में बैठ के एक आदमी वहां से बात करता है, वो आपको टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मैं एक अर्ज कर रहा हूं ना भाई, मेरी बात सुने। मुझे तो आज तक एक ढीला भी किसी ने नहीं दिया है। हम तो अपने जज्बे से लड़ रहे हैं। हमारा तो ये विश्वास है कि हमारा मुल्क आज़ाद होगा, इस वजह से हम उसी जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। हम जो हैं कोई फॉरेन इंस्पायर्ड या कोई फॉरेन के कहने पे नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी ज़मीन पे आके ये काबिज हुए हैं, इनको तमीज नहीं है माइन एंड दाइन का, कि एक होता है कंसेप्ट। देखें, बुद्धिज्म में है, हिंदू मत में भी है, मुझे मालूम नहीं कि इनका फलसफा क्या है, कि ये किस तरीके से दूसरों की जमीन के ऊपर आके कहते हैं कि ये हमारा है। इनको ये देखें, इनको ये हमारे कौम का भी सही नाम पता नहीं है। हम बलूच हैं, हमारी जुबान बलूची है, और ये बलूची बलूची कहते रहते हैं ये भी, और इनके प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ। हमारा कौम का नाम बलूच है, हमारी जुबान का नाम बलूची है, इनको इतना तक भी पता नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल ही फॉरेन है, इनको जानना चाहिए। मैं एक ब्रिगेडियर साहब से अर्ज करूं। नहीं, इरशाद साहब आ गए, आप पहले उनसे अर्ज करिए। इरशाद साहब आ गए हैं, आप उनसे अर्ज करिए पहले। मैं चाहता हूं आप दोनों बात करिए, बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान होना चाहिए सर, हम तो थर्ड पार्टी हैं। इनसे क्या बात करूं? हाँ। ये तो जो है ये जो अमेरिका के गुलाम हैं, ये तो गुलाम हैं। हम इन गुलामों से क्या बात करें? हम एक आजाद मुल्क के लोगों से बात करना चाहते हैं। हम एक अपने अच्छे हमसाये से बात करना चाहते हैं, जिनमें कोई शराफत है, जिनमें कोई इंसानियत है। हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं। इनके साथ बात का दौर गुजर चुका है, ये हो चुके हैं। इतनी बर्बरियत इन्होंने की है, मास गैंग रेप कर रहे हैं हमारे बच्चों के, हमारे लोगों के साथ। आपको पता है इरशाद अहमद, सुन रहे हैं आप? ये कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ज्यादा, मैं आपको एक बात बताऊं, they are putting the Hitler's forces to shame. अभी इनको खामोश करें ताकि मैं जवाब। forces to shame. They are worse than the Nazis. These Punjabi jihadis मैं बोल सकूंगा are worse than the Nazis. मैं चीखता नहीं हूँ, इन्हें चीखने दें, बहुत ही गलत लोग हैं ये। दो बात करें, ज्यादा गलत बोलने दें या इनकी आपको कोई हक नहीं है बोलने का। आप दहशतगर्द हैं, आप खामोश रहें, आप दूसरों की बेइज्जती ना करें, आप चुप रहें, आपको बलोच आप चुप रहें, आप चोर हैं, आप बदमाश हैं। आप निकले बलूचिस्तान से बाहर, बलूचिस्तान से बाहर निकले। मैं आपसे हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के मैं वायरलेस करूं, बलूचिस्तान से बाहर निकले। आपका कोई बलूचिस्तान में लेना देना नहीं है। चले आप मुनीर कहाँ का बला आया हुआ है? ठीक है कहाँ का बला है आसिफ मुनीर? ठीक है पागलपन दिखाएं अपना।
पहले पागलपन दिखा ले, फिर मैं बोलूंगा। आप ठीक है? पागल हैं, ठीक है, आप ठीक है, ठीक आप है, दीवाने हैं, ठीक है, ठीक हर है। किसी से आप लड़े हुए, भारत से आप और लड़े थोड़ा हुए, ठीक है। बलोचों से आप और लड़े थोड़ा हुए, ठीक है। अफगान से आप थोड़ा लड़े और हुए, ठीक है। आप थोड़ा और ठीक है। सोहेल आफरीदी थोड़ा को भी ठीक नहीं है। मानते। आप आप सोहेल भागे आफरीदी कहाँ को भी दहशतगर्द क्या कह रहे हैं आप- ना क्या आप भैया। बात सुने, बलूचिस्तान में बात सुने, बात सुने, आपसे बात सवाल सुने। कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में मौजूद है आप? सोहेल आप सोहेल बलूचिस्तान में आफरीदी को आप मौजूद हैं? दहशतगर्द कह रहे हैं? आप बलूचिस्तान में हैं? आप नहीं कह शर्म रहे। करें कुछ। आप कहाँ हैं? आपने आप कहाँ हैं? आपने आप इस वक्त जुल्फिकार कहाँ अली हैं? भुट्टो बस को सिर्फ क्यों इतना फांसी चढ़ाया? इतना सा जवाब दें। आपसे मुकाबला आपने करवा रहे क्यों हिंदुस्तान वाले। आपने जो क्यों भगौड़ा जुल्फिकार हो, अली भुट्टो को फांसी जो पे अपने चढ़ाया? शहर से भागा हुआ आपने हो, हमारे अपने नवाब मुल्क से अकबर भागा खान हुआ हो, बुख्ती को वो शहीद मेरे क्यों साथ किया? क्या मुकाबला करेगा? आप पागल हमारे हैं हम। हजारों लोगों के खून आपके हाथ में है। आपको छोड़ें। शर्म आनी आप कहाँ चाहिए। हैं? आप कहाँ हैं? आप आपको इंतहाई शर्म आनी चाहिए। बेशरम हैं। क्या क्या आप बलूचिस्तान में बेगैरत भी मौजूद हैं, हैं? बेशरम भी हैं, आप देखिए, शर्म बेउसूल करें, लोग कोई हैं। अपनी उम्र का लिहाज करें। ठीक है, मरने डॉक्टर वाले अंशु। आप कब्र में ठीक है, जाके इरशाद आप इरशाद साहब, आप I'll come to you. बदतमीजी Please की stay with language me. use कर रहे हैं। Please बदतमीजी stay की with me. language अमर use कर साहब, रहे नो, हैं आप। आप अमर बिल्कुल साहब, गलत stay मुल्क with के me. आप अमर भाषण साहब, दें। please calm आपका down. मुल्क तो बनना ही Please नहीं calm चाहिए down, भाई। sir. इसका मुल्क क्या है? ड्रामा Please calm मुल्क down, है। sir. Please calm down. इरशाद साहब, नहीं stay भाई, with me. बिल्कुल ड्रामा मुल्क है। मैं कोई Stay with me. Stay काम with me. हूँ, I'll come to you, sir. 35,000 तफरीह ले रहा Sir, हूँ। allow me. Sir, allow me. डॉक्टर अंशु, ओके। अब देखिए, ओके। अमर साहब यहाँ पर हैं, उनकी तकलीफ, उनका दुख, और इरशाद साहब हैं, वो पागल बता रहे हैं और अलग अलग लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का अपना एक पक्ष है, एक पक्ष पाकिस्तान का है, एक पक्ष बलूचिस्तान का है। वो अपनी बात को बेहतर कहते हैं, वो अपनी बात को बेहतर कहते हैं, डॉक्टर अंशु। लेकिन ये मसला बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि BLAs मानने वाले नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। 4 साल क्या, दो निकटतम दिन भविष्य में में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तब से हम पाकिस्तान से साथ बैठे भाई की जो तकरीर सुन रहे हैं, पहले तो ये अपने बनाए जिस बुलबुले में रहते हैं उससे बाहर निकल के वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की क्या छवि बनी हुई है उसे समझें, और ये स्वयं बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी इनके पीछे मुझे बंदूक दिखाई पड़ रही है। मेरे और ब्रिगेडियर पुरोहित के पीछे आप पुस्तकें साफ देख सकते हैं। तो पहला अंतर तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है। दूसरा ये कि तमाम तरह की ग्रे लिस्ट्स में शामिल होने के बाद, पाकिस्तानी संगठनों को पालने पोसने के बाद, अपने मुंह से ये एक्सेप्ट करने के बाद कि हमारे यहाँ आप आतंकवादी हमले करवाते रहते हैं, तरह तरह की धमकियां देने के बाद, यदि आप हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे देश को दहशतगर्द कहते हैं तो फिर शर्म आपको आनी चाहिए भाई साहब, थोड़ी सी। क्योंकि आपका देश इस वक्त पूरी तरह से रोग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है। आपकी आर्मी आपके देश को चला रही है, और ये जो पूरा बलूचिस्तान का मामला है ये भी कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा है। संस्कृति से, क्रिटिकल मिनरल से, नेचुरल रिसोर्सेज से इतना रिच एरिया, जिसने सांस्कृतिक रूप से अपने आप को कभी भी इस देश के साथ जोड़ करके नहीं देखा, क्योंकि बलोच कभी भी इस प्रकार की हिंसा या आतंकवादी हमलों में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन पाकिस्तान ने यहीं से इनके नेचुरल रिसोर्सेज ले लेके अपनी सेना का आतंकवादी, ऐसा नहीं है। अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में मत बोलिए भाई साहब, मेरा जवाब सुनिए। बहुत तकरीर लंबी कर रही है, आपके दरमियान में कोई नहीं बोल रहा है, मैं बोलूंगा। मत बोलिए, मुझे इरशाद साहब बात पूरी कर लेने दीजिए। इरशाद साहब बात बस 2 मिनट। इरशाद साहब, वी रिस्पेक्ट वुमेन। इरशाद साहब, ये भारत है, हम यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करते हैं। इरशाद साहब, वी रिस्पेक्ट वुमेन एंड फेमिनिज्म इन इंडिया। थोड़ा बोलने दीजिए। बलूचिस्तान के लोगों को हमने, मैं आ रहा हूँ इरशाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, दूर जाते मैं हुए आ देखा, रहा हूँ। और यही I'll give you कारण है time. कि हम ये जो पूरा BLA अब ऑपरेशन चला रही है, जिस तरह से वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के साथ इंगेज है, उसका कारण ये है कि जो बलोच महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, बच्चों के साथ अत्याचार हुए हैं, जिस तरह के वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, जिसकी बात पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, तो अब हमको ये स्थिति देखने को मिल रही है। और भारत की, और जब ये देखते हैं तो ये एक्चुअली ना ध्यान डाइवर्ट कराते हैं। तो यदि आप भारत की सरकार के समय समय पे आए स्टेटमेंट्स को सुने, बार बार भारत सरकार ने पाकिस्तान के लगाए एलिगेशंस को बेसलेस एलिगेशंस कहा है। हमारा कोई हाथ इनके यहाँ क्या हो रहा है इसमें नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है जो दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में जा जाके और अपनी दखल अंदाजी करें। तो जितना जल्दी ये अपने देश को संवारने का प्रयास शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा इनके एग्जिस्टेंस के लिए होगा। हम तो सनातनी है, वर्षों से गौमूत्र पीते आए हैं, खून हमने किसी का नहीं बहाया, और हमें इस बात का गर्व है। तो हम चिरंतन काल से हैं, आगे भी चिरंतन काल से रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान भारत से अलग होके बना है, कब तक बचा रहेगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। मैम जवाब ले लेते हैं। इरशाद अहमद खान, योर टर्न।
ये जो मोहतरमा बैठी हैं, तो मैंने कोई बुरी बात नहीं की थी। मैंने यही कहा था पाक चीज को नाले में डालते हैं, दूध गाय का, और मूत्र पीते हैं। मैंने कोई गाली नहीं दी थी जिसपे आपने इतना वायलेंस किया, ब्रिगेडियर साहब ने, आपने और इन खातून ने। देखिए, मैं यही बात कर रहा था जो ये अब खुद से 3 दफा दोहराया कि हम मूत्र पीते हैं, तो मैंने कोई बुरी बात नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि हम लोग देखें मोहतरमा, मैं कह रहा हूँ कि नापाक चीज पीते हैं, पाक चीज नाले में डालते हैं। गाय खाते नहीं करते हैं, हमारी भी देखिए, गौ माता सुने, है। देखिए ये प्रॉब्लम है ना, मैं नहीं बोला ना दरमियान में आपके। गाय खाते नहीं है, तब मैंने जवाब लेकिन दिया। गाय खाते नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को गाय का गोश्त बेचते हैं। आप लोग याद रखिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के प्रोवाइडर गाय का गोश्त आप बेचते हैं पूरी दुनिया में। और दूसरी बात यह है कि जब कोई मुसलमान कुर्बानी कर ले तो उसको आप कत्ल कर देते हैं। देखें, ये बात है, ईद पे गाय कुर्बान मुसलमान नहीं करता। आप हिंदू, सवाल बलूचिस्तान को लेकर हो रहा है। नहीं, इन्होंने गाय की बात की, इरशाद, की बात की, हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जवाब दूंगा, मैं पूरी बातों का जवाब दूंगा। मैं आप बलूचिस्तान के मसले पर बात करें। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बलूची आपके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ वॉर वेपन्स। आप सुन रहे हैं ना, पूरा जवाब दे रहा हूं मैं आपको। देखें, ना तो ये बलोच हैं, ना वो बलोची हैं जो लड़ रहे हैं। वो सिर्फ चंद दहशतगर्द हैं जो गारों में और पहाड़ों में छुपे हुए हैं, और एक अमेरिका में बैठा है ये जो आपके साथ शो कर रहा है। ये लोग कुछ भाग गए मुल्क से दहशतगर्दी करके, कुछ दहशतगर्द नवाज शरीफ भी बहुत साल बाहर थे। सुन लीजिए, नवाज शरीफ भी बहुत साल बाहर थे, परवेज मुशर्रफ भी बहुत साल बाहर थे, जरदारी फैमिली भी बहुत साल बाहर थी। तो उसका ताल्लुक क्या, आदमी कहीं से भी बात कर सकता है। इरशाद भाई, आप भी कहीं से बात कर सकते हैं, अपनी बात तो कोई भी रख सकता है कहीं से। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवीज शरीफ साहब का नाम आप आराम से और तमीज से लें, एहतराम से। दूसरी बात यह है, किसकी, जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना की दहशतगर्दी करके भागे नहीं थे, जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान को बर्बाद कर दिया, बलूचियों को धोखा दिया, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यह है कि जब मैं बोलता हूं तो चीखते हैं आप सारे। पूरे घर में आग लगाता हूं, आपकी दुम पे पांव रखता हूं, और आप चीख चिल्लाट करते हैं कि जैसे मैंने पता नहीं क्या आपकी दुम है। दुम से भी बड़ी, दुम वाले से ज्यादा शोर करते हैं। दुम वाला शोर करता है ना, अमर साहब, आप लोग करते हैं। जब मैं अमर मुस्तकीम, से आपको सुने, थोड़ा जवाब दें इनको, आप इनको जवाब दें, थोड़ा जवाब दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके जो जिन्ना साहब थे, उन्होंने सबसे पहले काम किया कराची में आके। एक मारवाड़ी सेठ थे, सेठ शिव रतन मोहाटा। उन्होंने बहुत अपनी वाइफ के लिए बहुत प्यार से एक महल बनाया था, मोहाटा पैलेस। इन बातों को पता नहीं क्यों इंडिया की मीडिया नहीं नशर करती है कि जिन्ना साहब ने कराची आते ही कहा सेठ शिव रतन मोहाटा को कि ये पैलेस अब मेरा है। आपको मालूम है, इसी पैलेस में उसकी बहन, जिसके साथ बहुत सारे लोग अजीब अजीब किस्म के बातें चलती थी जिन्ना साहब के बारे में, उसी महल में उसके बहन को 1969 में जुलाई में अयूब खान ने गला दबोच के कत्ल किया, फातिमा जिन्ना को। हमें इनका पूरा हिस्ट्री पता है। ये पाकिस्तान एक फेल्ड ब्रिटिश प्रोजेक्ट है। इसको चलने की आप लोग, हम इस बलूचिस्तान के मामले को मेहरबानी करके पाकिस्तान का अंदरूनी मामला ना कहें। हमारा दिल इस पे बहुत दुख होता है हमें जब हम हिंदुस्तान के लोगों से ये बात सुनते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये आप जो नेहरू साहब ने मिस्टेक किए थे उसको दोहराते ना रहें मेहरबानी करके। हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं थे, नहीं रहेंगे। ये हिंदुस्तान की अपने इंटरेस्ट में है कि वो बलूचिस्तान की आजादी की बात करें। ठीक है अमर साहब, मैं चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब का भी क्लोजिंग कमेंट बहुत जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब, आई विल कम टू यू। अभी जो सिचुएशन है वहां पर आप देख रहे हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान को लेकर, आपके हिसाब से टैक्टिकल अभी ये मुश्किलात और कितनी ज्यादा होने वाली हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बलूचियों के लिए भी, और यहां से आप कैसे एक वे आउट देख रहे हैं? क्या बलूचिस्तान सच में रौंद देगा पाकिस्तान को, या आपको लगता है ये सिविल वॉर अभी कुछ और लंबा खिंचेगा, लंबा चलेगा? क्योंकि बलूची बहुत एग्रेसिव हैं और जिस तरह से वो एक एक कर काट रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स को, मुझे लगता नहीं बहुत लंबा चलेगा ये वाकया। जी जी, बहुत सही बोल रहे हैं अमित आप। कुछ एक बातें जो मुझे ध्यान में आ रही है मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो मैं
सहमत हूं अहमद साहब ने जो बोला कि जिस मकान की नींव कमजोर हो वो कैसे अच्छा मकान बनेगा। राइट। जब बलूचीज कभी दिल और दिमाग से इनके साथ थे ही नहीं, इनका हिस्सा ही नहीं थे, तो उसको अब पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। नंबर 1 यही आपका दूसरा पॉइंट जो आपके सवाल का जवाब देता है कि ये कितने समय लंबा चलेगा। जब सिविल वॉर शुरू होता है, इस किस्म का जब फाइट शुरू होता है ना, और जहां पे पैशन से फाइट होता है वो लंबा खिंचता है। आज हो सकता है बलूचिस्तान के पास उतनी रिसोर्सेस अपने पास नहीं है। राइट सर। भारत सपोर्ट उनको नहीं कर रहा है और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। अगर भारत सपोर्ट करने लग जाए, अगर हम चाणक्य की कुछ एक और नीतियां यहां शामिल कर दे तो पाकिस्तान का जीना मुश्किल ठीक है हो सर, जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अंशु बहुत शुक्रिया कि आप शो में, ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। और अब हम